नमो नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत पढ़ लो में। अगर आप भी BA संस्कृत ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 25 से लेकर के 29 के विद्यार्थी हैं, छात्र एवं छात्राएं हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्कूल लेवल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका भी टॉपिक संज्ञा प्रकरण है क्या, तो संज्ञा प्रकरण, तो आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं। मेरे मित्र, आज हम बात करेंगे संज्ञा प्रकरण के अंतिम के 5 सूत्र। इससे पहले मैंने 8 सूत्रों का वीडियो बना करके रख दिया है और एक सूत्र जो स्पेशल था प्रत्याहार का, उसका भी वीडियो बना करके मैंने प्रॉपर रख दिया है, तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। आज हम संज्ञा प्रकरण के अंतिम के 5 सूत्रों को देखेंगे, जैसे पर, सन्निकर्ष, संहिता आदि आदि प्रकार के सूत्रों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं यह वीडियो किन किन यूनिवर्सिटियों के लिए है। अगर बिहार में आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, जैसे पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, वैशाली यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, और इनको छोड़ करके जिनका मैंने नाम नहीं लिया, छोटा बड़ा जो भी यूनिवर्सिटी है जिनका मैंने नाम नहीं लिया, उनका जो सिलेबस है 2023 के बाद पूरी तरह से बदल गया। बदलाव के साथ उनका सिलेबस सेम हो गया है, उनका बुक भी सेम हो गया। तो यह वीडियो बस एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए। जहाँ जहाँ BA संस्कृत ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ाई हो रहा है, वहाँ पर आप इस वीडियो को देख करके जाएंगे तो आप इजी वे में एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो मेरे मित्र, अब हम बात करते हैं संज्ञा प्रकरण के 5 सूत्र आज हम देखेंगे। उसमें से कौन कौन से सूत्र हैं, तो आइए हम बात कर लेते हैं कौन कौन से सूत्र हैं। पहला जो हम लोग का सूत्र रहने वाला है 9वां सूत्र। मैंने 8 सूत्र तक वीडियो बना करके रख दिया है, उसे जाकर के देख सकते हैं। 9वां जो हम लोग का सूत्र है, मुख नासिका वचनो अनुनासिक। मुख नासिका वचनो अनुनासिक, अर्थात यहाँ पर मुख अर्थात क्या होता है, मुंह, जिससे हम खाते हैं, बोलते हैं या किसी भी प्रकार का हम काम करते हैं उसे हम मुख कहते हैं। नासिका अर्थात जिससे हम श्वास लेते हैं उसे हम नाक कहते हैं, सामान्य भाषा में उसे हम नासिका कहते हैं। अब वचन क्या होता है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। वचन अर्थात बोले जाने वाला बात, बोले जाने वाला बात, जो बोला जाए किसी भी प्रकार का वचन या बात, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अनुनासिक अब क्या होता है, अब यहाँ पर एक शब्द आप पकड़ के चलेंगे तो पूरा डेफिनेशन इसका याद हो जाएगा, इस सूत्र का पूरा परिभाषा याद हो जाएगा। अनुनासिक अर्थात नाक की सहायता से मुख से उच्चारित होने वाला वर्ण, अर्थात नाक की सहायता जो लेता है पर मुख से निकलता है, वैसे वर्ण को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कौन कौन से अनुनासिक वर्ण होते हैं, तो आइए सबसे पहले तो हम मूल परिभाषा को देखते हैं। क्या है मूल परिभाषा इस सूत्र का। मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है। क्या होता है, तो अनुनासिक संज्ञक होता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मुख और नासिका से एक साथ अर्थात नाक से एक साथ उच्चारित होने वाला वर्ण को हम अनुनासिक संज्ञक कहते हैं। ये सूत्र आ गया तो यही डेफिनेशन आप लिखिएगा, आपको नंबर जरूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं अनुनासिक का उल्टा क्या होता है। जो अनुनासिक नहीं वे क्या होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो अनुनासिक नहीं होते हैं वे अनुनासिक या निरनुनासिक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, अनुनासिक या निरनुनासिक कहे जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्वर वर्ण का। अब इस सूत्र में स्वर वर्ण का सबसे बड़ा भूमिका है। क्या भूमिका है, तो आगे पता चलेगा। स्वर वर्ण अर्थात दीर्घ, ह्रस्व, प्लुप्त, उदात, अनुदात, स्वरित, अनुनासिक, ये अच अर्थात क्या होता है, तो स्वर वर्ण आ से लेकर के अ तक जितने भी वर्ण हैं उनका धर्म होता है, उनका कोई कोई प्रकार का गुण होता है। तो यह 7 प्रकार के गुण स्वर वर्ण में पाए जाते हैं। स्वर वर्ण छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, स्वर वर्ण के बाद 3 लग सकता है, उसके बाद फिर ऊपरी भाग से बोला जा सकता है, नीचे वाले भाग से बोला जा सकता है, दोनों मिला करके बोला जा सकता है। जो मुख और नासिका से बोला जाए उसे भी स्वर वर्ण कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अनुनासिक संज्ञक वर्णों के उदाहरण का। क्या क्या उदाहरण हो सकता है अनुनासिक संज्ञक वर्णों का,
तो सबसे पहला तो हम लोग का अच हो जाएगा। अच अर्थात स्वर वर्ण, जितने भी स्वर वर्ण है आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ हर्षरी दीर्घरी लिरी ए ओ अन अह, यह सारे अच अर्थात स्वर वर्ण है। ये सब अनुनासिक संज्ञक वर्णों के उदाहरण में आते हैं। कितने वर्ण हैं? तो टोटल 15 से 17 वर्ण है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब कुछ अपवाद व्यंजन वर्ण भी है। व्यंजन वर्ण को अनुनासिक संज्ञक वर्णों के उदाहरण में नहीं रखा गया था, पर कुछ अपवाद है। हर जगह अब सेक्शन होता है, तो यहाँ पर भी अब सेक्शन है। व्यंजन वर्ण है जैसे अंग इयाणा नाम, ये सब जो है व्यंजन वर्ण अपवाद है। इन्हें भी अनुनासिक संज्ञक वर्णों की श्रेणी में रखा गया है। और यह चंद्रबिंदु हलंत, व चंद्रबिंदु हलंत और ला चंद्रबिंदु हलंत, इसे भी व्यंजन वर्ण की श्रेणी में रखा गया है। और ये भी अपवाद के रूप में अनुनासिक संज्ञक वर्णों के उदाहरण में माने जाते हैं। कितने टोटल हो गए व्यंजन वर्ण में? 5 3 8, 8 वर्ण हो गए व्यंजन में। आप इसे भी याद कर लीजिएगा, आगे चल करके काम देगा। अब हम थोड़ा सा हट करके बात करते हैं। अब बात करते हैं अनुनासिक और अनुनासिक की तालिका को समझने के लिए हम कुछ ऐसे विषय को पकड़ के चलेंगे कि हमें समझ में आ जाए। इस विषय को तालिका के माध्यम से समझते हैं। आइए तालिका से समझते हैं। सबसे पहले तो हम सारे ह्रस्व को ले लेंगे, फिर दीर्घ को ले लेंगे, प्लुप्त को ले लेंगे। ह्रस्व में उदात्त, अनुनासिक, उसके बाद फिर उदात्त, अनुनासिक, अनुदात, अनुनासिक, अनुदात, अनुनासिक, स्वरित, अनुनासिक, स्वरित, अनुनासिक, इस प्रकार के ये ह्रस्व अर्थात छोटे वर्ण हो गए। अर्थात छोटा ह्रस्व, जितने भी छोटे, छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा आ और छोटा री और लिरी, ये सारे ह्रस्व के अंदर में आ गए। इससे हम लोग इस श्रेणी में रखते हैं। इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। अब हम दीर्घ की बात करते हैं। दीर्घ में भी उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से ह्रस्व में होगा। इसमें आ ई उ री ए ओ ऐ औ। अब यहाँ पर जो भी रहेंगे दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए ओ ऐ, सारे यहाँ पर दीर्घ है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। और प्लुप्त अर्थात क्या होता है? प्लुप्त अर्थात आ के बाद 3 लगा हुआ है, ई के बाद 3 लगा हुआ है, उ के बाद 3 लगा हुआ है, री के बाद 3 लगा हुआ है, ए के बाद 3 लगा हुआ और ओ के बाद 3 लगा हुआ, ऐ के बाद 3 लगा हुआ, औ के बाद 3 लगा, उससे हम प्लुप्त कहते हैं। किसी भी स्वर वर्ण के बाद अगर 3 लगा रहे उससे हम प्लुप्त कहते हैं। प्लुप्त में भी 6 श्रेणी होते हैं, तो इस प्रकार से हम श्रेणी को देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये याद करने का है। बस इसे एक बार आप देख करके एग्जाम में चले जाइएगा तो इससे प्रश्न नहीं छूटेगा। अब हम बात करते हैं 10वां सूत्र। हमारा 10वां सूत्र है तुल्यास प्रयंतम सवर्णम, अर्थात वर्णों के उच्चारण स्थान। यह टॉपिक आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। तीसरी क्लास से लेकर के आप 12वीं क्लास में अगर संस्कृत को पढ़े होंगे या आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आपने वर्णों के उच्चारण स्थान को जरूर पढ़ा होगा। मैं इसे मात्र 8 से 9 सूत्र में कंप्लीट करवा दूंगा। बस आपको 8 सूत्र याद रहेगा, 8 वर्ड याद रहेगा, तो आप जल्दी जल्दी आप बतला सकते हैं कौन से वर्ण के उच्चारण कहाँ से होते हैं, कंठ से होते हैं, तालु से होते हैं, आप बतला सकते हैं। तो इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत पढ़ लो। इसका स्पेशल वीडियो रहेगा 10वां सूत्र का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 11वां सूत्र का, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। अब यहाँ पर पहला जो हम लोग का वर्ण है अन, अर्थात एक प्रकार का प्रत्याहार है। एक प्रकार का क्या है? तो प्रत्याहार है। महेश्वर सूत्र में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने वीडियो डाला था। आ ई उ ना, इसमें आ ई उ ये प्रत्याहार है। ये क्या है? तो प्रत्याहार। अब इसके बाद आप एक प्रत्याहार और पढ़े होंगे प्रत्याहार के प्रॉपर वीडियो में। आ ई उ री लिरी ए ओ ऐ औ ह य ब र ल का भी बोध करवाता है या प्रत्याहार। अगर महेश्वर सूत्र में आए तो 3 ही वर्णों का बोध होता है। अगर
प्रत्याहार के सूत्र में आए तो ढेर सारे वर्णों का बोध होता है जिसमें व्यंजन और स्वर मिले रहते हैं। अब उदित अर्थात जिसके अंत में उकार लगा हो, ऊ की मात्रा लगा हो, उसे हम उदित कहते हैं। जैसे कू, चू, टू, तू, पू। यहाँ पर का के साथ ऊ जुड़ा हुआ है, चा के साथ ऊ जुड़ा हुआ है, टा के साथ ऊ जुड़ा हुआ है, ता के साथ ऊ जुड़ा हुआ है, पा के साथ ऊ जुड़ा हुआ है, उसे हम उदित कहेंगे। जहाँ पर भी उकार दिख जाए उसे हम उदित कहेंगे। अब सवर्ण क्या होता है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। यह नया शब्द है, ये आप लोग को 10वां सूत्र में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। सवर्ण अर्थात समान वर्ण, समान जाति, समान स्थान वाले वर्ण, समान प्रयत्न वाले वर्णों की आपस में स्थान और प्रयत्न से तुल्यता। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपके क्लास में कोई 10B का स्टूडेंट है और उसका नाम रमेश है। आप ही के क्लास में 10B का स्टूडेंट है जिसका नाम राकेश है, तो वह सामान्य कक्षा में पढ़ रहा है, तो उसे हम सामान्य वर्ण वाले बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, सामान्य वर्ग वाले। सामान्य जाति, जैसे कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण का विवाह हो गया तो सामान्य जाति में विवाह हो गया। समान उच्चारण स्थान अर्थात आ का भी कंठ से उच्चारण होता है और का भी कंठ से उच्चारण होता है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इसको मैं और अच्छी तरह से समझाऊंगा उच्चारण स्थान में। अप्रत्यय अर्थात जिसका विधान ना किया जाए, जिसका बोध ना किया जाए, उसे अप्रत्यय कहते हैं। अप्रत्यय कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अप्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? जिसका विधान किया जाए उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जिसका बोध हो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जिसका बोध ना हो उसे अप्रत्यय कहते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इस सूत्र को मैंने तोड़ दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम परिभाषा पे आते हैं। अप्रत्यय, अन और उदित ये सवर्ण के बोधक अर्थात ग्राहक होते हैं। अप्रत्यय जिसका बोध ना हो। उसके बाद फिर अन, आ, ई, उ, यहाँ पर अन हो गए, और उदित अर्थात जिसके अंत में उकार लगा हो उसे हम उदित कहते हैं। ये सवर्ण के बोधक होते हैं, सामान्य जाति के बोधक होते हैं। अब इससे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे समझेंगे? तो एग्जाम्पल से। जैसे इको यंची में इक प्रत्याहार से केवल ई, उ, री और लिरी का ही नहीं बोध होता है, अपितु दीर्घा ई, दीर्घा उ और लिरी का भी बोध होता है, दीर्घ री का भी बोध होता है, और आदि प्रकार के जैसे हरस्व हो गया, दीर्घ हो गया, प्लुप्त हो गया, अनुदात हो गया, उदात हो गया है, अनुनासिक हो गया, अनुनासिक हो गया, आदि सभी 18 भेदों का ग्रहण किया जाता है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्या बतलाना चाहता हूँ आपको। इक प्रत्याहार में हर्षा ई, हर्षा उ, हर्षा री और लिरी ये सामान्य वर्ण पाए जाते हैं इक प्रत्याहार में। पर इक प्रत्याहार के अंतर्गत यह 4 वर्ण नहीं आते हैं, और भी आते हैं। कितने आते हैं? तो 18 प्रकार के इसके भेद होते हैं। जैसे आपका नाम SK है तो SK से आप कुछ नहीं समझ पाएगा। सूरज कुमार, सूरज कुमार, SK तो शॉर्ट हो गया, उसी प्रकार से शॉर्ट। ये अब हम बात करते हैं सूत्र 12 का। सूत्र 12 में हमें क्या देखने को मिलेगा? मैंने जो एग्जाम्पल दिया था थंबनेल में वही सूत्र है, परासन्निकर्षा संहिता। अब इस सूत्र का सामान्य अर्थ आप ले लीजिए संधि। संधि से रिलेटेड यह सूत्र है और कुछ नहीं है। इस सूत्र में संधि ही आप लोग को करना है। संधि इसी सूत्र से बना है। परा अर्थात अंत में, सन्निकर्षा अर्थात समीपता, संहिता अर्थात संहिता एक प्रकार का संज्ञक होता है। क्या होता है? संज्ञक होता है। अब इसके परिभाषा को देखते हैं। वर्णों की अंत में संधि या सन्निधि, संहिता संज्ञक होती है। अर्थात वर्णों की अंत में समीपता को संहिता कहते हैं। वर्णों के अंत में जो समीपता आता है या समीप आ जाते हैं अंत में जो वर्ण, उससे हम संहिता कहते हैं। इसे हम संधि में भी पढ़ेंगे। संधि एक विशाल सागर है जिसमें हमें डुबकी अभी नहीं लगाना है। कुछ कुछ हम ज्ञान बटोर करके अभी चलते हैं संज्ञा प्रकरण में भी। अब हम बात करते हैं
कि यह सूत्र आगे जाकर के क्या बनता है। यही सूत्र आगे जाकर के संधि को बताता है। क्या बतलाता है? तो संधि को बतलाता है। जैसे राम जोर अयनम रामायणम, माँ और आ एक साथ हो गया तो इसे हम संहिता कहेंगे। रामायण रामायण, गज जोर इंद्र गजेंद्र, आज और ई मिल करके ए हो गया तो गजेंद्र। यहाँ पर अब इसे हम इसी प्रकार से समझेंगे। इसमें और कुछ नहीं है, बस संधि। संधि पकड़ के चलिएगा। यह सूत्र आ जाएगा तो आप लिख दीजिएगा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संहिता कहते हैं और उसी को हम संहिता संज्ञक कहते हैं। बस इतना लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं 13वें सूत्र का, जिसका नाम है हलो अनंतरा संयोग। हलो अनंतरा संयोग अर्थात हल व्यंजन वर्ण को कहा जाता है। हल किसे कहा जाता है? तो व्यंजन वर्ण को कहा जाता है। क से लेकर के ज्ञ तक जितने भी वर्ण हैं व्यंजन वर्ण के, उसे हम व्यंजन वर्ण की श्रेणी में रखेंगे। क से लेकर के ज्ञ तक जितने भी वर्ण हैं उसे हम व्यंजन वर्ण कहेंगे, हल कहेंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता होगा, अंतरा क्या होता है? जिसके वर्ग में कोई अंतर नहीं हो। जैसे आपके कक्षा और आपके मित्र की कक्षा में कोई अंतर नहीं हो, क्योंकि आप लोग एक कक्षा में पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से अंतरा को भी आप समझ सकते हैं, एक जैसा हो, सामान्य अर्थ एक जैसा हो। संयोग अर्थात साथ होना। संयोग अर्थात क्या? साथ होना। जैसे राम और सीता साथ है, इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर परिभाषा को देखते हैं। अचो अर्थात स्वर वर्ण के व्यवधान से रहित बिना सहायता के दो हल अर्थात व्यंजन वर्ण एक साथ हो जाए उसे संयोग संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोग संज्ञा कहते हैं। अब इसे इजी वे में समझिए। अगर दो हल बिना व्यंजन, दो हल अर्थात व्यंजन वर्ण बिना स्वर वर्ण के बिना मिल जाए उसे हम क्या कहेंगे? संयोग कहेंगे। उसी सूत्र को हम लेकर के इस सूत्र को समझ सकते हैं। अगर दो वर्ण व्यंजन वर्ण के आपस में मिल जाए बिना स्वर वर्ण की सहायता से, उसे हम क्या कहेंगे? तो संयोग कहेंगे, संयोग संज्ञक कहेंगे। अब आगे बढ़ते उदाहरण से इसे समझते हैं। उदाहरण कहता है जैसे देवदत्त, शर्मा, सिद्धि और पत्नी। यहाँ पर देवदत्त में दो तकार अर्थात त है, दो त है और दोनों के बीच में कोई भी अच अर्थात स्वर वर्ण नहीं है। क्या नहीं है? स्वर वर्ण नहीं है। देवदत्त त, यहाँ पर त में कुछ अंतर दिख रहा है देवदत्त का, तो वही वहाँ पर जो ऊपर में जो एक लाइन खींचा है उसी को हम दूसरा त बोलते हैं, आधा त बोलते हैं। इसीलिए त जोड़ त से हल समुदाय को संयोग संज्ञा कही जाती है। यहाँ पर दो त मिल करके बिना स्वर वर्ण की सहायता से मिल गए हैं, उसे हम हल समुदाय संयोग संज्ञा कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आखिरी सूत्र पर हम आते हैं। सुप्त्रिदंत पदम। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको आगे पढ़ना है। यह बस एक नाम का सूत्र है। इसका जो परिभाषा है, सुबंत और त्रिदंत पद संज्ञक होता है। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा होगा, पद क्या होता है? पद अर्थात वाक्य। अंत्यम अंत्यम, अंतम अंतम अर्थात अंत में, अंत में। और सुबंत एक प्रकार का प्रत्यय है। प्रत्यय है, क्या है? तो प्रत्यय। त्रिदंत भी एक प्रकार का प्रत्यय है, जिसे सुप प्रत्यय से हम आगे अजंत पुल्लिंग प्रकरण में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? अजंत पुल्लिंग प्रकरण में पढ़ेंगे। और विभादी प्रकरण में हम त्रिग प्रत्यय को हम पढ़ेंगे। इसमें हम बतलाएंगे अच्छी तरह से, ये टॉपिक आगे के लिए है। तो इससे आप बस इतना ही समझिए, सुबंत और त्रिदंत एक प्रकार के प्रत्यय है जिसे पद संज्ञक होते हैं। जो पद संज्ञक होते हैं, सुबंत और त्रिदंत पद संज्ञक होते हैं, वाक्य होते हैं एक प्रकार से। आप इसे समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। संज्ञा प्रकरण के 14 सूत्र की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरा बस एक ही उद्देश्य है, संस्कृत पढ़ लो। मेरा एक चैनल है जिस पर मैं लगातार BA संस्कृत ऑनर्स और संस्कृत का वीडियो मैं डालते रहता हूँ।
सर्वत्र संस्कृत सहज संस्कृत, मेरा यही उद्देश्य है। और आगे वाला वीडियो में उच्चारण स्थान का वीडियो आएगा जिसे आप जरूर देखें। सर्वत्र संस्कृत सहज संस्कृत। नमो नमः।